Hello, students. Good morning. How are you all? Today's topic is the Laburnum Top. It's a poem in our plus one class written by Ted Hughes. ये जो पोएट का नाम है, कुछ लोग इसको मिसप्रोनाउंस कर देते हैं। टेड ह्यूज है ये। इसकी प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार होगी जैसे न्यूज, व्यूज, यूज, लाइक दैट। तो इसका नाम क्या है? टेड ह्यूज। ये कविता जो है लेबरनम टॉप, लेबरनम एक पौधा होता है बड़ा ही सुंदर जिसके ऊपर पीले रंग के फूल लगते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट भी है और डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। झाड़ी नुमा पौधा होता है, बिल्कुल छोटा भी नहीं होता और बहुत बड़ा पेड़ भी नहीं होता। इसके साथ का एक हमारे इलाके में जो लगता है इंडियन लेबरनम बोलते हैं उसको। लगभग अमलतास कह सकते हैं आप। अमलतास का बहुत निरर है ये। अमलतास का पौधा आपने देखा होगा, अपने कैंपस में भी लगे हैं कुछ पौधे। अब जो भी पोएम होती है, हर एक पोएम का कुछ न कुछ थीम होता है, कुछ उद्देश्य लेके बनाई गई होती है। तो इसमें जहां तक मुझे समझ आया है और जो कवि भी कहना चाहता है, इसमें मुख्य इन्होंने 3-4 चीजों को प्राथमिकता के साथ दिखाया है। उसमें पहली तो है कि प्रकृति की जो जीवन दायिनी शक्ति प्रकृति से हमें मिलती है, उसके साथ एक रस होने से हमारे जीवन में जो उत्साह आता है और उसके उत्साह के तहत हमारा जीवन जो है और प्रफुल्लित होकर के चलता रहता है। और इसके अंदर जीवन और ऊर्जा का संचार किस प्रकार एक दूसरे से परस्पर निर्भर है और प्रकृति के ऊपर हमारी निर्भरता, या हम यूं कहें कि हमारी आपस में परस्पर निर्भरता। एक इंग्लिश में शब्द होता है इंटरडिपेंडेंस। एक तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर, और दूसरा होता है इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भर। और एक इंग्लिश में कहावत भी है कि इंटरडिपेंडेंस हैज हायर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस, कि परस्पर निर्भरता आत्मनिर्भरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के जी सकता हूं, क्योंकि हमें हर जगह पे कपड़े सिलवाने हैं तो हमें दर्जी की जरूरत पड़ेगी, कपड़े धुलवाने हैं धोबी की जरूरत पड़ेगी, बाल कटवाने हैं हजाम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हर मोड़ पे हमें किसी की जरूरत पड़ती है, किसी को हमारी जरूरत पड़ती है। गाड़ी चलवानी है, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, पढ़ना है, टीचर की जरूरत पड़ेगी, खेत में काम करवाना है, मजदूर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर एक बनता है, जो 2 चीजें इसमें ली है, एक लेबरनम और एक इसके अंदर पक्षी है जो हमारे पास गोल्ड फिंच। इन दोनों की क्रियाओं को इस पोएम में दिखाया गया है। तो इसके अंदर मात्र तो पोषण का भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किस प्रकार वो चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। गोल्ड फिंच जो है उनके लिए खाना लेके आती है और क्या मूवमेंट्स होते हैं, वी विल रीड इन द पोएम नाउ। और एक जो नेचर का जो सर्कल चलता है, जो प्रकृति का एक चक्र चलता है, जीवन चक्र जिसको बोलते हैं, तो इसमें से आप अपने समझ के अनुसार बेस्ट थीम ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी सभी इसके अंदर इंक्लूड है। सो लेट अस रीड द पोएम द लेबरनम टॉप। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 31, द लेबरनम टॉप। जैसा कि हमारी कविता का नाम है, उसी पौधे के ऊपर जो लेबरनम, अभी हमने अमलतास हिंदी में जिसको कहा था। और इसके पोएट है टेड ह्यूज। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, जो ऊपर का हिस्सा है, टॉप होता है ऊपरी छोर जिसको हम शिखर बोलते हैं, कि जो लेबरनम के पेड़ पौधे के ऊपर का भाग है वो बिल्कुल शांत है, स्थिर है। और ये सितंबर की दोपहर की, जब दोपहर डूब रही होती है उस वक्त का समय है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। लेबरनम का ऊपरी भाग शांत है, बिल्कुल स्थिर है। सितंबर की दोपहर की पीली धूप में कुछ पत्ते जो है वो पीले पड़ गए हैं और उनके सारे बीज जो है वो झड़ चुके हैं। सितंबर में लगभग इट्स अ सीजन ऑफ राइपनेस, जब चीजें परिपक्व तरफ आ जाती है, पक जाती हैं, और जब कोई चीज पकती है तो उनके बीज गिरने लगते हैं।
till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt. तभी अचानक क्या होता है, हमारी जो चिड़िया है गोल्डफिंच एक बड़ी प्यारी चिड़िया है और इसकी जो चोंच है उसके ऊपर कुछ धारियां बनी होती है, धारीदार चोंच होती है उसकी, कि तभी चंचलता के साथ जो है हमारी गोल्डफिंच वहां आती है। बड़ी फुर्तीली है वो, अचानक से विद ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग बोलते हैं फड़फड़ाना, यानी कि पंखों को फड़फड़ाती हुई, चिरप बोलते हैं चहचहाट को, सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, और जब वो आती है एकदम, तो जो ब्रांच का एक कोना है, एंड है, ब्रांच एंड है, वहां पर उसके अंदर एक स्टार्टलमेंट शुरू हो जाता है, एक सनसनी शुरू हो जाती है, यानी कि चिड़िया जैसे ही आकर के बैठती है उसके ऊपर, उसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है। देन स्लीक इज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, तभी वो जो हमारी गोल्डफिंच है, जैसे आपने देखा वो छिपकली बड़ी फुर्ती के साथ इधर उधर मूवमेंट लेती है, उसी प्रकार वो सतर्कता के साथ, फुर्ती के साथ अचानक उस पेड़ के अंदर एंटर कर जाती है अचानक से। देन स्लीक इज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे उस पेड़ के ऊपर वो उस हिस्से में घुसती है, एकदम से ऐसे लगता है जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी हलचल शुरू हो जाती है। जैसे हम किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो एकदम से वाइब्रेशंस होना और शोर होना शुरू हो जाता है। ऑफ चिटरिंग्स बोलते हैं, जो छोटे बच्चे चहचहाते हैं ना, चूं चूं करते हैं, वो अचानक से वो बच्चों की चहचहाट की आवाज तेज होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई मशीन शुरू हो गई हो। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और उनके पंखों की फड़फड़ाहट, एंड ट्रिलिंग्स, और उनकी कंपाहट, ये शब्द देखिए, चहचहाट, कंपाहट, ये सारे के सारे उनके मूवमेंट्स है, फड़फड़ाहट। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और सारा जो पेड़ जो है इसके साथ, वो जो पौधा है, पेड़ तो नहीं कह सकते, बीच का है, वो झाड़ी नुमा है, लेकिन वर्ड हमारे यहाँ पर पेड़ ही इस्तेमाल किया गया कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कंपकपा उठता है प्रसन्नता के साथ, रोमांच के साथ। इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल, वो इसको, स्टोक का मतलब होता है भरना, यानी यहाँ क्या है कि वो अपने उनको बच्चों का पेट भरती है, उनको खाना देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड, और उसके बाद वहां से वापस उड़ जाती है, यानी कि स्टार्टिंग मोमेंट में वो पेड़ के ऊपर आई है और पेड़ के अंदर एकदम सनसनी फैल गई, चहचहाट फैल गई, और फिर वो अपने बच्चों को खाना देती है और वहां से उड़ के दूसरे एंड पे चली जाती है। और कैसे जाती है, शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बियर्ड फेस यानी कि धारियों वाला उसका चेहरा एक विशेष पहचान है। कई पक्षियों का कुछ पार्ट देख के हमें पता लग जाता है कि ये पक्षी ये होगा, जैसे तोते की जो आगे की चोंच है उसकी बनावट को देख के हम सीधा बता सकते हैं कि तोता होगा। उसी प्रकार गोल्डफिंच जो है, इसका भी, इसकी चेहरे के ऊपर एक नकाब ऐसे लगता है जैसे कोई रेशमी नकाब पहन रखा हो, इस प्रकार की चिड़िया होती है, सुनहरी चिड़िया होती है। सी लॉन्चेस ओके फेस आइडेंटिटी मास्क, की पहचान वाला मास्क, जैसे उसने धारियों वाला पहचान का मास्क पहन रखा हो। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, और उसके बाद वो वहां से उनको खाना देने के बाद एक चहचहाट के साथ वहां से उड़ जाती है। सी लॉन्चेस अवे, अपनी फिर उड़ान भरती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, अनंत की ओर। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर जो हमारा लेबनम का पौधा है वो बिल्कुल दोबारा से शांत हो जाता है या खाली हो जाता है। नीचे ये ग्रीन बॉक्स के अंदर दो वर्ड दिए हैं, लेबरनम, ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। इस पौधे की अमलतास जो कहा गया हमारे हिंदी में, तीन पहचान बताई है। ये एग्जैक्ट अमलतास नहीं है कि इसके शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, इसकी लटकती शाखाएं होती है, इसके अंदर पीले फूल होते हैं और इसके बीज जहरीले होते हैं। और गोल्डफिंच क्या है, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग्स, ये एक पीले पंखों वाला एक छोटा सा गाने वाला पक्षी है, सुनहरी रंग का पक्षी। इसमें मेन दो कैरेक्टर्स हमारे पास हैं। दिस इज आवर पोएम। एंड नाउ पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 के ऊपर आ जाएं तो ये कहता है कि फाइंड आउट, आप इस चीज का पता लगाएं कि नंबर 1, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी भाषा में लेबरनम को क्या कहते हैं।
और दूसरा है विच लोकल वर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच, कि जो हमारे इसके अंदर गोल्ड फिंच पक्षी का हमने जिक्र किया है, क्या हमारे इलाके में भी ऐसा कोई लोकल पक्षी है जिसकी तुलना इससे की जा सके, या वो ऐसा कौन सा पक्षी होता है। देन थिंक इट आउट, दीज आर द टेक्सचुअल एक्सरसाइज, इसके ऊपर भी हमें विचार करना है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कि कविता के आरंभ से लेकर के अंत जो है, यानी कि आरंभ और अंत के बीच में आपको क्या दिखाई देता है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम, कविता के आरंभ और अंत के बारे में आपको क्या दिखाई देता है, यानी कि आपका उसके बारे में क्या विचार है। व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू थिंक अबाउट all these activities done by the goldfinch and her family. Then second to, what is the bird's movement compared, what is the basis for the comparison, दूसरे में कि जो पक्षी है उसकी गति की तुलना किससे की गई है और तुलना का आधार क्या है, बेसिस ऑफ द कंपैरिजन की गई है ना उसकी तुलना इंजन से, तो इसको बताना है आपने कि क्या आधार लिया गया है और उसकी तुलना किससे की गई है। देन थर्ड क्वेश्चन इज, Why is the image of the engine evoked by the poet? कवि ने इस कविता में इंजन की छवि क्यों प्रस्तुत की है। Why he compared engine, उसने उसको क्यों दर्शाया, इमेज को क्यों प्रस्तुत किया है, कवि क्या कहना चाहता है। Then what do you like most about the poem, इस कविता में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। And the fifth one is, what does the phrase her bared face identity mask mean, कि इसमें ये फ्रेज यूज हुई है, फ्रेजेस हम कर भी रहे हैं ग्रामर पार्ट में, अभी मौके का आज की डेट में फ्रेजेस ही चल रहे हैं हमारे, फ्रेजेस एंड इट्स टाइप्स आप कर रहे होंगे, अगर अच्छे से समझ आ गया है तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाक्यांश होते हैं जो शब्द के बाद बनते हैं, फ्रेज से फिर क्लॉज बनते हैं और क्लॉज से सेंटेंस बनते हैं। तो ये कहते हैं कि जो फ्रेज यूज किया गया है, उसके चेहरे पर बंदी पहचान का मुखौटा, हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके चेहरे पर बंदी पहचान का मुखौटा जो वाक्यांश है, इसका अर्थ क्या है। देन नीचे कहते हैं कि नोट डाउन, इन शब्दों को आप लिख लें, द साउंड वर्ड्स, इसमें ध्वनियों के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सारे ध्वनि शब्द है ना इसके अंदर की, उनकी चहचहाट, उनके पंखों की फड़फड़ाहट, उसकी घरघराहट, ये शब्द जो है नोट करें कौन कौन से हैं। पहले वाले साउंड वर्ड्स, दूसरे मूवमेंट वर्ड्स, हलचल वाले, हलचल के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। एंड तीसरा, द डोमिनेंट कलर इन द पोएम, कविता में कौन से रंग का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। ये जब हम पोएट्री पढ़ते हैं उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है भाव सौंदर्य और एक होता है काव्य सौंदर्य। तो ये जो है काव्य सौंदर्य के अंदर, उसके अंदर आर्टिस्टिक डायमेंशंस में कौन से अलंकार यूज किए हैं, कौन सी भाषा शैली यूज की है, कौन सा रिदम यूज किया है, ये सब चीजें आती है। और भाव सौंदर्य के अंदर द मीनिंग्स, सिंबल्स, वो सारे के सारे आते हैं। देन उसके बाद अगली एक्सरसाइज में है लिस्ट द फॉलोइंग, कि आप इन चीजों की सूची बनाएं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट, तीन शब्द इसमें इस्तेमाल किए हैं कि स्लीक, अलर्ट और अब्रप्ट, ये तीनों शब्द जो है वो किसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब, जिस शब्द को ये तीनों शब्द प्रस्तुत करते हैं वो बताना है आपने। दूसरा जो है वर्ड्स विद द साउंड CH एज इन चार्ट एंड TR एज इन ट्रेम्बल्स इन द पोएम, वो शब्द चुनने इस प्रकार के जिनमें CH को च के रूप में हमने इस्तेमाल किया है और TR को ट्र की ध्वनि में, यानी कि कविता में चार्ट जैसे शब्द में च और ट्रम्बल जैसे शब्द में ट्र की ध्वनि वाले शब्द और आपने छांट के अलग से लिखने हैं। एंड देन अदर, थर्ड वन इज अदर साउंड्स दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन द पोएम, इस कविता में अगर कोई ध्वनि बार बार रिपीट हुई है, अगर कोई रिपीटेशन है तो उसको भी आपने लिखना है। देन नेक्स्ट इज अबाउट थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में। लुक फॉर सम अदर पोएम ऑन अ वर्ड और अ ट्री इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, कोई ऐसी कविता और भी आप किसी अन्य भाषा की चुन के लाइएगा एज ए होमवर्क अपने घर से, जो किसी पक्षी पर लिखी गई हो। एंड देन नेक्स्ट इज ट्राई दिस आउट, आप ये करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। राइट 4 लाइन्स इन वर्स फॉर्म ऑन एनी ट्री दैट यू सी अराउंड यू, कोई भी पौधा जो आपके आसपास आपको दिखाई देता है उसके ऊपर 4 लाइनें आपने लिखनी है
और किस तरीके से लिखनी है, छंदबद्ध तरीके से लिखनी है जो अच्छी लगे, कविता का रूप ले सके। देन आपके नोट्स हैं जो इसके ऊपर टिप्पणियां की गई है। दिस पोएम हैज बीन प्लेस्ड आफ्टर अ टेक्स्ट which has references to names of plants for thematic sequencing. The poem has been placed after a text which has references to the names of plants for thematic sequencing. विषयगत अनुक्रम के लिए इस कविता को ऐसे पाठ के बाद रखा गया जिसमें पौधों के नामों का उल्लेख है, यानी कि इससे पहला पाठ हमने जो पढ़ा है तो उसके साथ रिलेटिविटी क्या है ये आप जरूर करके लाएंगे घर से। इससे पिछला जो चैप्टर था उसमें और इसमें दोनों में क्या संबंध है। देन अंडरस्टैंडिंग द पोएम, कविता को समझने के लिए जो मुख्य बात आती है, ग्लोसिंग ऑफ लेबरनम एंड गोल्डफिंच, कि इसमें जो गोल्डफिंच और लेबरनम दो मुख्य शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी व्याख्या करनी है आपने, इनको समझाना है कि इनका मतलब क्या है। दूसरा जो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारे रिटर्न में भी आता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड विजुअल डिस्क्रिप्शन। जब आप ग्रामर में ऐसे या पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, हमारा डिस्कशन भी हुआ था पिछले पीरियड में, हम बताया था कि कितने प्रकार के हमारे पास पैराग्राफ आते हैं। उनमें एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे होता है, यानी कि जो हमने तथ्य देखी, तथ्यात्मक, और दूसरा होता है जो हमने आंखों से देखा, विजुअलाइजेशन किया। तो इसमें फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी तथ्यात्मक समझ जो इसमें प्रयोग की गई है उसको आपने बताना है कि किस प्रकार के तथ्य प्रेजेंट किए गए और उनका क्या मतलब है। देन नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ थॉट एंड स्ट्रक्चरिंग पोएटिक सेंसिटिविटी, कि विचार की गति और संरचना, कविता के अंदर विचारों का एक रिदम होता है, उनको किस तरह से प्रस्तुत किया जाए एक सेंसिटिविटी के साथ। तो इसके अंदर जो काव्य संवेदनशीलता है वो किस तरह की इस्तेमाल की गई है। एंड देन फोकस ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इमेजरी यूज्ड, पोएटिक सेंसिटिविटी, ये जो अभी काव्य संवेदनशीलता की हम बात कर रहे थे, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य, यानी कि इसके अंदर जो अलंकार या बिंब या कोई भी इस तरह की चीजें यूज की गई है। फिगर्स ऑफ स्पीच आपने 9th में ही कर लिए थे, 10th में भी थे, तो इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच और इमेजरी यानी कि अलंकार वगैरह और बिंब वगैरह या जो भी प्रतीक वगैरह प्रयुक्त किए गए उन सबको आपने छांट करके लिखना है। देन अटेंशन टू साउंड्स, लेक्सिकल कोलोकेशंस, पोएटिक सेंसिटिविटी, तीसरा पॉइंट है हमारा काव्य संवेदनशीलता के अंतर्गत ये आता है। इसके अंदर ध्वनियां और शब्दों का संयोजन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द साउंड्स, लेक्सिकल्स एंड कोलोकेशंस, ये नोट करना है। एंड देन लास्ट वन इज यूर थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, एक्चुअली ये सारा ही पार्ट वैसे तो लैंग्वेज का ही है। तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट्स इन अदर लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म जिसको बोलते हैं बहुभाषावाद, मल्टी मीन्स ज्यादा, लिंगुआ मीन्स भाषा, इज्म मीन्स वाद, यानी कि 3 को मिलाकर बना है ये मल्टी लैंग्वेजेस और इज्म को मिलाकर के मल्टीलिंगुअलिज्म। तो इसके अंदर आपको अन्य भाषाओं में समानार्थी शब्द खोजने हैं। और उसके बाद वाला है रिलेटिंग टू थीमेटिकली सिमिलर पोएम्स इन अदर लैंग्वेजेस, ये सेम वही मल्टीलिंगुअलिज्म इसके अंदर दोबारा से, अन्य भाषाओं में जो विषय वस्तु और समान कविताएं इससे रिलेटेड हो उनको भी आप पढ़ें ताकि आपका सोच का दायरा बढ़े। और लास्ट में कहता है अटेम्प्ट एट क्रिएटिविटी, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बी अ पॉजिटिव क्रिएटर, कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो पॉजिटिवनेस के साथ होनी चाहिए, डोंट बी एवर नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हमारी कविता जो है वो यहाँ खत्म होती है। तो इसके वही जो रोजाना हम करते हैं कि सबसे पहले हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो एक मार्क्स के होते हैं वो करेंगे। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन समरी और थीम ऑफ द पोएम, और व्हाट अदर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, और जो भी इसका तो हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है जिसके अंदर लिखने का काम होता है पोस्ट वाला, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट द पोएम, एनफ फॉर द डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।